चले जी, हमने स्टार्ट किया हुआ है कि इसका हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंप्लीट हो गया, ऐसा ही है ना। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अगर आपने अपना सॉल्यूशन निकालना है तो वो सॉल्यूशन भी देख लें। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सॉल्यूशन भी है। हाँ जी, करें स्टार्ट। अगले एस्टेट पे चलते हैं। वेयर हाउस है हमारे पास, तीन अलग अलग एसेट्स हैं और तीनों को हमने अलग अलग डील करना है। वेयर हाउस owned by GL was given on rent on 1st January 22। 1st January 22 को रेंट पे दिए। पता है हमारा ईयर एंड क्या है? 30th June 22। प्रीवियसली द वेयर हाउस वाज इन यूज, पहले वो इन यूज में था। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ट्रांसफर का केस बन गया, हमारे साल के दौरान ही ये हुआ है, क्योंकि हमारा साल है 1 जुलाई से 21 से 30 जून 22, और ये हमारे पास 1 जनवरी को 6 दरमियान में आ गया। कहते हैं द वेयर हाउस वाज एक्वायर्ड बाय जीएल ऑन 1 जुलाई 2019 at a cost of rupees 200 million, depreciated 10% on reducing balance sheet। जब हमने उसको ट्रांसफर किया तो फेयर वैल्यू, उस दिन की फेयर वैल्यू 206 मिलियन और उस साल के एंड की फेयर वैल्यू 214। रेंटल अर्न्ड फॉर द ईयर, ऐसी बात है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, आधे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आधे टाइम के लिए पीपी, तो ट्रांसफर दोनों केस में बन जाएगा। कहते हैं रेंटल अर्न्ड फॉर द ईयर, पूरे साल का अमाउंट 10 मिलियन, आउट ऑफ विच रुपीज 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये हम एज इट इज बात लिख देंगे। रेंटल इनकम हमारी कितनी बनती है? 10 मिलियन, आउट 6 मिलियन इज आउटस्टैंडिंग। ये भी डिस्क्लोजर होता है। ये किसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम लिखनी है ना, जितनी मिल गई है वो भी लिखो, जितनी आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखो, खत्म होगी बात। सबसे पहले तो 6 महीने का डिस्क्लोजर तो इसका आएगा पीपीई के अंदर। 6 महीने का डिस्क्लोजर पीपीई के अंदर है। वो 6 महीने का काम तो कर लेना, हम यहां पर ही कर लेते हैं, वर्किंग नंबर जो भी होगी। आइए जरा, 1 जुलाई 19 को हमने खरीदा, सबसे पहले तो बुक वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है तो 1719 कितने का? 200 मिलियन। पहला साल कब एंड हुआ होगा इसका? 30 जून 20। क्या रेट है? 10%, 180 मिलियन, ऐसा है। अब 180 मिलियन के बाद क्या इसी दिन हमारा ऐसे ट्रांसफर हुआ है या नहीं? हमारा ऐसे ट्रांसफर किस दिन हो रहा है? 11/22 को। तो ये डेट कौन सी आई? 30 जून 20, फिर 30 जून 21 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया? 80, 162। ये डेट कौन सी है भला? 30 जून 21। फिर 1/122 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, कितना? 8.1, कितना आ गया? 153.9। लो जी, सवाल हो चुका है। अब हमने इस एसेट को ट्रांसफर कर देना है किसमें? पहले इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। मतलब 153.9 को पहले क्या करेंगे? 206 पे लेकर आएंगे। क्या एंट्री पास करेंगे 153 से? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कितने का डिफरेंस है इन दोनों का? 206 कितना? 52.1, 52.1।
अब अगली एंट्री वाला क्या होगी? पीपीई डेबिट, सॉरी पीपी था पहले, तो माजरत पहले तो पीपी था, उसके लिए तो हमारी और एंट्रीज होती है। पीपी के हिसाब से देखेंगे तो पहली एंट्री क्या पास होगी? इलिमिनेशन। पहले क्या होगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट। कितनी अमाउंट से भला? 20 प्लस 18 प्लस 8.1। करो जरा एलिमिनेट। 46.1 46.1 पता है ना, क्योंकि आई 16 से हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रहे हैं। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करो, रीवैल्यू की एंट्री पास करो। पीपीई डेबिट, ओसीआई कितनी अमाउंट से? 52.1 52. लॉ जी। अब चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू पीपीई, कितनी अमाउंट से? 20 ये रिक्लासिफिकेशन आते। और साल के एंड में फिर एक एंट्री पास होगी, वो वाला कौन सी है? 206 से 214। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू फेयर वैल्यू गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, ये एक तरह का सेपरेट क्वेश्चन है जैसे हम करते, ये वही है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? आखिरी एंट्री इसकी होगी, एक एंट्री ये, फिर दूसरी एंट्री ये ट्रांसफर की सारी एंट्रीज हैं। ये ट्रांसफर के वक्त 3 एंट्रीज होगी। उसके बाद हमने एक एंट्री पास करनी है ईयर एंड पे, वो कौन सी होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, वो कितनी अमाउंट से होगी? ये सारा साल हो गया। अब हम चलते हैं इसके रिकॉर्डिंग पोस्टिंग पे। आ जाओ जल्दी से जल्दी से। हम ना फिल वक्त इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का केस पढ़ रहे हैं जो ट्रांसफर का केस है। उससे अगला सवाल, एक वेयर हाउस पहले इन यूज में था, अब हमने उसको रेंट पे दिया और ये उसका सारा डाटा दिया। अब आ जाए जरा इसकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहां पर पोस्टिंग होगी, क्योंकि पहले उसका क्या था, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वेयर हाउस पेपर में आपके पास एक ही कलर होगा, टेंशन ना ले। बताओ उसका ब्रॉडन क्या था? 1721 को उसका ब्रॉडन क्या था? वेयर हाउस की कॉस्ट क्या थी? वेयर हाउस की कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या थी? 200। क्योंकि यहां पर तो हमने रीवैल्यू थोड़ी लिखना है, ये तो कॉस्ट मॉडल पे था, तो कॉस्ट मॉडल पे तो कॉस्ट लिखी जाती है ना। क्या कोई एडिशन हुआ इसमें? क्या डिस्पोजल हुआ? क्या इलिमिनेशन हुआ? इलिमिनेशन की तो एंट्री पास की हुई है आपने। कितनी भला? 46.1। क्या रीवैल्यू भी हुआ? पीपी कम हुआ था ज्यादा हुआ था, कितने से? और रिक्लासिफाई किस वैल्यू से ट्रांसफर कर दिया था? वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर हो गया ना। पैसे भी तो ट्रांसफर कर दिया आपने उसको। 200 का था, 46.1 से आपने इलिमिनेशन की, 52.1 से वो एसेट की वैल्यू बढ़ गई और 206 से ट्रांसफर भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आए आप। एक्यूमुलेटेड एक्शन में इसका ब्रॉड ऑन बता सकते हो कितना है? तो मुझे बताएगा एक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड ऑन कितना? ये वर्किंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 38 ब्रॉड ऑन होगा, 20 प्लस 18, 8.1 इस साल की डेप्रिसिएशन। तो ब्रॉड ऑन कहां तक होता है? पिछले साल तक। डेप्रिसिएशन है हमारी 38। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है इसमें? इलिमिनेशन है इसकी?
46 पॉइंट ओके की बात। अच्छा इसका IS 16 का तो डिस्क्लोजर हो गया, IS 40 का अभी तक नहीं हुआ। IS 40 का भी करेंगे, IS 40 का भी करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लो। यहां तक कोई मसला डन। IS 40 के डिस्क्लोजर जब टाइम है उसके बाद जाकर मैं करता हूं उसको भी। वेयर हाउस कंप्लीट हो गया, कोई बात पूछनी है तो पूछ। वेयर हाउस हमारा कंप्लीट है। तो रिड्यूसिंग से किया 20, 18, 8.1। चले जनाब अगले एसेट पे आ जाए फिर लास्ट। अब ये क्वेश्चन 18, 18, 20, 20 नंबर का आता है और इसमें होता ऐसे ही है। परेशानी किस बात की होती है कि एसेट्स एक से ज्यादा होते हैं और हम इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ जरा, GL acquired a property comprising for 3 similar showroom at a cost of rupees in total 3 शोरूम की कॉस्ट 900 मिलियन है ऑन 1 अक्टूबर 2021 के शुरू। इसका मतलब इसका ब्रॉडर नहीं हो सकता क्योंकि 1/7/21 से तो हमारा स्टार्ट है और ये कब खरीदे हैं 1 अक्टूबर 21, तो ब्रॉडर तो इसका है ही नहीं। 40% of the cost property is attributable to the land। कहता है ये 900 मिलियन है ना, इसके अंदर 40% लैंड है, 60% बिल्डिंग। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। आगे चलते हैं। ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली। लीज्ड आउट सेपरेटली का मतलब है वो अलग अलग है। इसका मतलब है अगर अलग अलग है ना तो जो रेंट पे देंगे वो चला जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और जो रेंट पे नहीं देंगे वो चला जाएगा पीपी। कहते हैं लाइफ कितनी है 15 साल। GL is using one showroom for its own product। ये किधर जाएगा IS 40 या 2? ये IS 16 है। ये IS अपनी प्रोडक्शन के लिए शोरूम इस्तेमाल कर रहा है। And other showroom were held to be leased out। IS 40 कब 1 मार्च 2022 को 2 showroom were given on the monthly rent of rupees और कहता है the fair value of each showroom is increased by 3 million each month। हर महीने 3 मिलियन उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। 3 शोरूम है तो ऐसा कह दो कि 301 की है वैल्यू है। एक शोरूम पीपी में जाएगा और 2 शोरूम लग जाएंगे इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम पीपी जो कर रहे हैं वो कर लें पूरा। आओ जरा शोरूम क्योंकि पहले 2 हमारे कंप्लीट हो गए ना इसलिए इसको। शोरूम का ब्रॉडर कितना है पता है ही नहीं। अच्छा शोरूम में भी 2 चीजें हैं, एक लैंड है और एक कितने फीसद लैंड है 120 कर दूं नहीं 80 और 200 का 40% कितना है 120। ब्रॉडर तो कुछ नहीं है, एडिशन में आ जाएगा 120। एक शोरूम पीपी है 900 तीनों की कॉस्ट है तो 301 की हुई ना। 3 सिमिलर अ टोटल कॉस्ट 900 तो एक की कॉस्ट कितनी आई 300 और एक शोरूम पीपी है बाकी 2 शोरूम तो उसमें जाएंगे ना 120 और बिल्डिंग का 180। डिस्पोजल है नहीं, इलिमिनेशन है नहीं, ना ही ट्रांसफर है। 120 180 आया मजा, कुछ करना ही नहीं। लैंड की डेप्रिसिएशन भी नहीं लेंगे। अच्छा 180 की मुझे डेप्रिसिएशन तो फाइंड करके दो, 15 साल लाइफ है, ये मैं दिखा देता हूं। 15 साल लाइफ है तो 300 तो 180 डिवाइडेड बाय
15 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ये 9/12 क्योंकि अब 1 अक्टूबर को लिए तो 3 महीने 2021 वाले और 6 महीने अगले, कितनी अमाउंट आ गई? फाइंड करके बताओ। 9। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आ गई, तो इसका तो काम हो गया। हाँ जी, आगे चलते फिर इसका अक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड ऑन कितना है? नहीं है। फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन नहीं, डिस्पोजल एलिमिनेशन कुछ भी नहीं है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 0, और यहां पर क्या लिख देंगे? अच्छा, इसमें बुक वैल्यू का भी तो बनाना था। बुक वैल्यू बताओ जरा, इसकी 315 बुक वैल्यू आएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट है, वेयर हाउस तो है रहा ही नहीं, लैंड 120 और ये 1, बाकी वो चीजें पूरी करनी है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वो लिखना है, वो यूजफुल लाइफ, वो सारी बातें वैसे सर ये बुक वैल्यू की लाइन है, ये बुक वैल्यू की लाइन कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट है। वो जो डिस्क्लोजर वो टेबल के नीचे ये वैल्यू लिखते होते हैं। अच्छा, अब एक बात आप मुझे बताएं कि इसमें जो बातें अगर आपको नहीं समझ लगने वाली, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर पे वो तो हो गया कंप्लीट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है, तो यहां पर आए जरा। फिर से कंपनी का नाम बताया लेकिन नहीं नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा मॉडल है? तो फेयर वैल्यू मॉडल वाला काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक तो उसका है वेयर हाउस और 2 शोरूम है। शोरूम को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बैलेंस एट 1/7/2021 दोनों का नहीं है। वेयर हाउस ट्रांसफर हुआ और शोरूम अभी खरीदे। एडिशन बातों में लगी 600 क्योंकि 2 शोरूम है। रिक्लासिफिकेशन या ट्रांसफर किस वैल्यू पे ट्रांसफर किया था? 206 से। उसके बाद फेयर वैल्यू गेन आया दोनों पे, इस पे आया था 8, उसका बताओ जरा कितना है? वो कहता है हर साल हर शोरूम 3 मिलियन बढ़ता रहेगा। हर साल या हर महीने? हर महीने। देखिए, द फेयर वैल्यू फीचर इंक्रीजिंग 3 मिलियन ईच मंथ। कब खरीदे थे? 1 अक्टूबर को। तो 9 को 3 से 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 54। खत्म होगी बात, कैरी डाउन आ गया। बैलेंस एट दिसंबर 30 जून 30 ये आ गया 240, ये आ गया 650। टेबल तो फेयर वैल्यू मॉडल का यही है। और अगर कॉस्ट मॉडल हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल हो, तो वही जो टेबल ऊपर बनाकर आए हो ना, बिल्कुल वही बनता है। अब आ जाओ, इसकी एक्स्ट्रा लाइनें लिखते हैं। पहली लाइन कौन सी लिखेंगे? मेजरमेंट बेस, कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इस पे ऊपर मेजर हो रही है। फिर उसकी रेंटल इनकम लिख दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। ठीक होगी बात? तो आगे फर्दर आपने बस अंग्रेजी में लाइनें कुछ लिखनी है। नंबर 1 या 2.1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी measured at fair
value model. Investment property measured at fair value model. 2.2 rental income of warehouse is rupees 10 million, out of which rupees 6 million still to be या is outstanding. 2.3 बल्कि इसी को लिख लो, रेंटल इनकम ऑफ शोरूम कितना है? 4 मिलियन पर मंथ है ना, एक का दोनों का? दोनों। वो कहता है टू शोरूम वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज, तो दोनों 4 मिलियन, उसने ईच नहीं कहा। इसका मतलब है 4 मिलियन एक महीने का है, कितने महीने? 4। टोटल कितना आएगा? 6 मिलियन। ओके की बात खत्म। ये इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर थे। और लास्ट टाइम जो पेपर में सवाल आया था रिपोर्टिंग के पेपर में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर है। ऊपर वाले जो थे वो तो पीपी के हमने किए हैं, वो जो पहले टेबल बनाया था। ये ना कि पेपर में आ जाए सवाल इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी का, आप भी दोनों बना के आ जाओ, नहीं, जिसके डिस्क्लोजर पूछेगा वही। ठीक होगी बात? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो इसमें बहुत कुछ अभी करना है हमने, मतलब इसके पास पेपर के सवाल करने। लास्ट लाइन से रिपीट किया। रेंट इनकम ऑफ शोरूम, शोरूम का रेंटल इनकम 16 मिलियन है। अच्छा, अब अगर आपने इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं तो ये थोड़े से इसके एमसीक्यूज ये डिस्कस कर लेते हैं। अपना अपना कैलकुलेटर निकालें। क्योंकि ये साथ साथ ही हल करना है। चलिए जरा खामोशी इख्तियार करें प्लीज। हाँ जी, आ जाए जनाब। बस आपने अपने आप, क्योंकि मैंने ये आपसे सॉल्व करवाना है इसलिए अपने कैलकुलेटर पर वैल्यू फाइंड करके आपने मुझे बतानी है। एन एंटिटी परचेज एंड इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी 1 जनवरी 2013 for a cost of rupees 35 million. The property had estimated useful life 50 years with no residual value. At December 2015 had a fair value of rupees 42 million. 1 जनवरी 13 को हमने खरीदा 35 मिलियन का। द प्रॉपर्टी उसकी लाइफ थी 50 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। एंड एट 31 दिसंबर 15 इट्स फेयर वैल्यू इज 42 मिलियन। 1 जनवरी 2016 the property was sold for net proceed of 40 million। 40 मिलियन में हमने उसको 1 जनवरी 2016 को बेच दिया। Calculate the profit or loss on disposal under both cost model and fair value model। पहली बात तो ये है कि 2015 के एंड में वो कितने की फेयर वैल्यू थी? 42 की, और बे कितने का गया? ये तो फेयर वैल्यू मॉडल में लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 2 मिलियन का। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना फेयर वैल्यू, ये लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बन रही है। कॉस्ट मॉडल में पहले तो हमें बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस्ट मॉडल में तो हम पहले डेप्रिसिएशन लेंगे ना, तो कितने सालों की एक्शन आ जाएगी? 13-14, तो डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 सालों की, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, डिवाइडेड बाय 50 2. तो 35 में से पहले 2.1 माइनस करें,
कितना आ गया 32.9 वाला एसेट कितने का बेच रहे हो 40 का, गेन हुआ लॉस कितना 7 तो पहला ही आंसर ठीक हुआ, ठीक होगी बात। चले जी अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, an investment property with the life 10 साल was purchased by Akram Limited on 1st January 19 for rupees 200 million, 200 मिलियन का खरीदा। December 2019 the fair value of the property is 300 million, साल के एंड में 300 मिलियन हो गई। Akram Limited measure its investment property under fair value model, what value go to SPL, 100 का गेन या लॉस गेन, तो 100 मिलियन एंड डेप्रिसिएशन तो नहीं लेने क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है। चले जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी वुड बी क्लासिफाइड एन, पहला a property that had been leased to a tenant but which is no longer required and is now being held for resale, कहते हैं अब हमने उसको ना बेचने के लिए रख दिया, तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आता ही नहीं। इसका स्टैंडर्ड वैसे मैं आपको बता देता हूं, आगे जाकर आप लोगों ने पढ़ना है, IFRS 5 है, एसेट हेल्ड फॉर सेल। एक तो होता है ना रूटीन में सेल करते हैं, वो तो IS2 हो गया ना। एक होता है वैसे हमारा कोई नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ है, उसको आपने सेल के पे लगा दिया, वो है हेल्ड फॉर सेल। वो कहते हैं मकान बराए फरोख्त। लैंड परचेज्ड फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल प्लानिंग परमिशन दैट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड, कहता है कि हेल्ड परचेज फॉर एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, कहता है खरीदा किसके लिए, कहता है प्लानिंग परमिशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड, कहते हैं इसके ऊपर अभी तक कोई बिल्डिंग बनाने का प्लान भी, तो ये किस में जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और लैंड वैसे भी अनडिटरमिन्ड यूज हो तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तीसरा, अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज एन एंटिटी हेड ऑफिस, जहां तो बात ही खत्म होगी, हेड ऑफिस के लिए है वो तो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है। A Bangalore used for executive training, ये भी, तो आंसर हमारा कौन सा हुआ बीटा। Sarfaraz Limited uses fair value accounting which possible and has office building used by SL for admin purpose, ये किधर जाएगा, फेयर वैल्यू इस्तेमाल करता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, और इस्तेमाल क्या है एडमिन पर्पस, एडमिन पर्पस किधर जाता है, आगे पढ़ते हैं। 1 April 12 its carrying value 12 million and remaining life is 20 years. 1 October 2012 the property was let to a third party, लो जी let to का क्या मतलब होता है, किराए पे देना, and reclassified as an, the property had a fair value 23 million 1st October and 23.4 at December March 2013. What is the correct treatment when the above property is reclassified as an investment property? कहता है take rupees 3.5 million gain to other companies income, फिर 3.5 million to SPL, 4 million to OCI और 4 million to SPL। तो सबसे पहले वो किधर थी अमाउंट, कहता है कि पहले आए जरा 1 अप्रैल को 1/4/12 को वो एसेट कितने का था 20 मिलियन, लाइफ कितनी थी उसकी, कितने टाइम के बाद हमने उसको 6 महीने बाद, तो पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन तो लेंगे ना, करो जरा डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 डिवाइडेड बाय 20 0, तो 20 में से 0.5 पहले माइनस करेंगे, 19.5 मिलियन, ये क्या था हमारा पीपीई। इस दिन इसकी बुक वैल्यू क्या है, द प्रॉपर्टी वाज लेट टू थर्ड पार्टी रिक्लासिफाइड दिस, द प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू 23 मिलियन।
19.5 पे हम थे, 23 मिलियन पे आ गए, कितना डिफरेंस हो गया? 3.5 मिलियन हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है। 3.5 हमारा क्या है? रीवैल्यूएशन। ऐसा है ना, क्योंकि पहले तो हम पीपी में थे ना, तो पीपी का जो सरप्लस होगा वो क्या कहलाता है? डन। उसके बाद हमारा 3 ये चला गया ओसीआई के अंदर, कितने का चला गया? 23 मिलियन का, सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई? 0.4। अब 0.4 जो है ये हमारा फेयर वैल्यू गेन आ गया। तो कितना गेन आया? 0.4 मिलियन। कितना आया? अब उसने यहां पर लिखा हुआ है 4 मिलियन, ये 4.4 मिलियन नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है ना तो ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर। आंसर कौन सा हो हमारा? 3.5 मिलियन एज ओसीआई। 3.5 मिलियन एज ओसीआई। पांचवें पे आओ। कूल लिमिटेड, अब ना अपने अपने कैलकुलेटर निकाले, मैंने नाम लेना है और उसने ही जवाब देना है बस। ठीक हो गया? चलिए, कोई भी शख्स जो किसी के पीछे छुपने की कोशिश करेगा मैंने उसे लाजमी पूछना है, इसलिए आप लोगों की शक्लें नजर आनी चाहिए। छुपने वाले से पहले पूछा जाएगा। कूल लिमिटेड acquired a building 40 years life for its investment potential for ₹8 million on 1st January 13. December 13, the fair value of the property was estimated 9 million with cost to sell 200,000. If Cool Limited uses the fair value model of investment property, what gain should be recorded in the SPL for the year ended December 13? लो जी, एक आप कर लो, करने के बाद बताना। वो कहता है एसपीएल में कितनी अमाउंट जाएगी? फर्स्ट जनवरी को 8 मिलियन, दिसंबर को 9 मिलियन विद कॉस्ट टू सेल एस्टिमेटेड। कहता है कि कॉस्ट टू सेल एस्टिमेटेड है, कौन सा हमने बेच दिया है। अगर हम बेच देते तो फिर तो ठीक था कि चलो जी 1 मिलियन हमारा प्रॉफिट है, 2 लाख हमारा खर्चा हो गया तो 8 लाख हमारा गेन है। लेकिन ये तो सिंपल है कि अगर हमने दिसंबर के अंदर एक एंट्री पास करनी है, वो फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो कितना आंसर आएगा? 1 मिलियन। हाँ ना, तो 1 मिलियन चाहिए भाई, क्या आपको नहीं पता उसने कितना लिखा? 6 पे आ गया। अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर शुड अ गेन या लॉस और डिस्पोजल बी रिकॉर्डेड। ये तो बहुत ही अजीब बात है, गेन का, डिस्पोजल का गेन या लॉस पूछ रहा है। फिर भी वो दूसरा पूछता तो फिर भी बंदे का ओसीआई वाला दिमाग बन सकता है, ये तो सबका इधर ही होता है। 7वां, चले जी, महानूर बताएगी ये इसका सवाल का जवाब। इफ एन एंटिटी uses part of the building of their own use and rent the remainder, how should this be treated? All investment property under IAS 40, all under IAS 16, accounts for separate under IAS 16 PPE and 40 को अलग अलग या ना? अच्छा, इसमें तो उसने बताया नहीं ना, तो फिर तो वही है कि अगर वो सेपरेटली सेल हो सकते हैं तो अलग अलग, दोनों सिग्निफिकेंट है तो अलग अलग, अगर कोई एक सिग्निफिकेंट है तो फिर जो सिग्निफिकेंट होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। If the entity wishes to change from cost model to fair value model, investment property, when may it do so? कब ये ऐसा कर सकता है? When the board of director approve the change, when the value of asset will improve, when the change will result in more appropriate presentation,
when the market of these properties fluctuate. दो सूत्रों में चेंज कर सकता है बस, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड या प्रेजेंटेशन बिकम मोर अप्रो. तो सी, ये कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, कोई सोच के बैठा होगा क्योंकि पीआरसी ताजा ताजा किया हुआ है आप लोगों ने कि इसके 50 एमसीक्यूज हैं, तो ऐसे नहीं होता, इसके 15 10 12 इतने ही होते, तो इसलिए टेंशन न ले, खत्म होने वाले. When two of the following properties fall under the definition of investment property, therefore within the scope of IS 40, property occupied and an employee paying market rent, ये 40 में आता है? क्यों नहीं आता? ये एम्प्लॉय के लिए देते हैं, तो चाहे वो जैसा मर्जी रेंट पे करे, वो IS 40. वो कहता है दो बताने पे प्रॉपर्टी, तो ये तो हो गया IS 16. A building owned by an entity and rented out to the various tenants, ये 40 है. Property being developed with the view to resale in the ordinary course of business. Land held for currently undetermined use, ये 40. तो उसने कहा जी दो ढूंढे जिसको आपने IS 40 में लेकर जाना. अच्छा, उसका आंसर 1 मिलियन ही था या 8 लाख था? देखा किसी ने? 1 मिलियन है सर. 1 मिलियन ही होना चाहिए, लेकिन आई कैप का कभी कभी पता नहीं चलता. चलें जी, ये अच्छा सवाल है, ये पेपर में आ चुका है. ऐसे सवाल आते हैं. इंपोर्ट आफ्टरनून लिमिटेड, ये गुड आफ्टरनून नहीं है, ये उस बिल्डिंग का नाम है, उस बिजनेस का. आफ्टरनून लिमिटेड यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. AL has an office building which is being used for at 1st July 2018 the building had a carrying amount 20 million. जिस दिन उसकी book value 20 million है, on that date building was let out to a third party, therefore reclassified as a investment property. The building had a fair value 23 million 1st July को और 23.4 मिलियन 30 जून. इसका मतलब ये हुआ पहले 16 में था, 20 से 23 में गया तो 3 मिलियन OCI. ये 30 CI नहीं है, ये लिखा हुआ है 3 मिलियन OCI. ठीक है. और जब 23 से फिर 23.4 तो 0.4 मिलियन क्या है? SPL. तो कहता है बताओ जनाब SPL में क्या जाएगा और OCI में क्या जाएगा? बीटा जाएगा, जहां पर SPL 0.4 मिलियन है और OCI 3 मिलियन. अच्छा, वहां रिवेंशन लॉस होता तो वो दोनों SPL में जाते हैं. ऐसा सवाल दे देगा तो हम तो OCI और SPL के आदि है ना. क्या IS 16 वाला OCI, IS 16 वाला सरप्लस OCI. लेकिन अगर यही सवाल उल्टा होता, जैसे कि 20 से 17 होता, तो 3 मिलियन भी SPL में जाता, 0.4 मिलियन भी SPL में जाता, तो फिर ये आंसर होता. तो समझ लगी ना? तो ये आई कैप ऐसे चक्कर दे जाता है, सिखाएगा कुछ और पूछेगा कुछ और. चलो अहमद से सवाल पूछ लेते हैं. Which two of the following fall under the definition of investment property? Property occupied by an employee. 40 या 16 है? बोलना नहीं है किसी ने. हाँ जी, occupied by an employee कब्जा नहीं किया हुआ, एम्प्लॉय को रखा हुआ है आपने. ये 16 है. अगर एम्प्लॉय रेंट दे रहे थे तो सारा रेंट दे रहे थे मार्केट वाला, फिर भी 16. एम्प्लॉय को दी गई बिल्डिंग, चाहे वो आप रेंट लो ना लो, वो 16 है. कहां से खबर मिली है? 16 वाली नहीं. अच्छा, a building owned by an entity and leased out under operating, ये तो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. वो 5 एग्जांपल पढ़ी थी ना. प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी, ये कौन सा है? ये तो कोई काम कर रहा है, किसी और बंदे की बिल्डिंग बना रहे हैं, ये तो हमारा काम है. और लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन,
under IAS 40 investment property, which of the following disclosures is not required? मतलब क्यों? फेयर वैल्यू मॉडल पे रेजिडुअल वैल्यू क्या करने आएगी? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन तो लेनी नहीं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कौन? अच्छा, कॉस्ट मॉडल नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर तो फेयर वैल्यू, लेकिन एक होता है फेयर वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। दोबारा, अंडर IAS 40 which of the following disclosure is not required to made under cost model? फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बताते होते हैं, याद रखें, चाहे कॉस्ट मॉडल हो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर भी नीचे बताई जाती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या 16 में भी बताई जाती है? अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो तो बताई जाती है, वरना डेप्रिसिएशन मेथड बताया जाता है, रिकंसिलिएशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ये भी बताया जाता है, वो टेबल जो बनाते हैं वो रिकंसिलिएशन होता है। रेजिडुअल वैल्यू कभी नहीं बताई हमने, तो आंसर क्या है हमारा? डी। Which of the following should be included in initial cost of the investment property? Cost incurred on opening ceremony to celebrate completion of property. बिल्डिंग पूरी हो गई तो पार्टी चल रही है, नहीं। ऑपरेटिंग लॉसेज इनिशियल ऑपरेटिंग अडॉप्टेशन ऐड होता है, और ऑपरेटिंग लॉसेज ऐड एबनॉर्मल वेस्टेज तो सिर्फ रह ही एक गया। चलें जी, आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, और आज का भी लास्ट ही। वैसे तो मेरा प्लान था कि आज नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाए, लेकिन अब कल करें। हाँ जी, कल करेंगे टॉपिक जो दिल करेगा करने, इसमें ये बाद में पहले ये कर लें। एंटिटी परचेज नहीं, कैश फ्लो नहीं कर सकते ना जब तक इक्विटी नहीं पड़े, कैश फ्लो नहीं हो सकता। इक्विटी पढ़ने के बाद तो भाई साहब स्कूल से चलते हैं, IAS 1 और IAS 8 इकट्ठा है, उनको कर लेते हैं। IAS 1 और 8 एक ही चीज है, तो इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर ना आपका 1 और 8 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है दोनों। An entity purchased investment property January 18, 35 million. The property had an estimated life 35 years. December 20 में, मतलब 18 का साल भी गुजर गया, 19 का भी और 20 का भी ऑलमोस्ट। The property fair value is January 21. The property was sold. उसके अगले साल ही net of sale property was sold for net proceed, खर्चे खुर्चे निकाल के 40 मिलियन। Calculate the profit and loss on disposal under both, ये तो वही रिपीटेड सवाल है, कॉस्ट मॉडल भी और फेयर वैल्यू मॉडल भी। फेयर वैल्यू मॉडल पे तो कितना आ गया? 2 मिलियन का लॉस। इन दोनों में से कोई आंसर बनेगा, और उसमें पहले डेप्रिसिएशन लेंगे। कितने साल है टोटल? 35 32 वाला 40 का बेचा। ये तो वही सवाल उसने रिपीट ही कर दिया। चले जी, खत्म हो गया बात। तो कल फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी होगा।